नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2021 टायर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि विनय तथा महेश एक दूसरे से 250 मीटर दूर हैं। वे क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? तो टाइम हमें निकालना है। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो दोनों की अलग अलग स्पीड है, एक की 36 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 250 मीटर में है और ये इधर किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको सबसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10। तो ये तो आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। और ऐसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 × 54, 5 × 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड। तो अभी इसमें रख देते हैं तो टाइम आ जाएगा इधर से। तो डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर है और अपॉन में स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो ये दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 + 15 25। इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 सेकंड। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। इस क्वेश्चन में हमें 2 सीरीज दी हुई है। एक तो ये 7 वाली, इधर भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है और लास्ट में यहाँ पे 7 है। और एक सीरीज है ये 11 वाली, यहाँ 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे भी 11। तो इन दोनों को अलग अलग करके सोल्व करेंगे और फिर बाद में उनको ऐड कर देंगे। तो ये जो 7 वाली सीरीज है, अगर इसको लिखना चाहिए हम कैसे लिखेंगे? तो 7 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1/2 और प्लस में 1/6 और प्लस में 1/12 और प्लस में अप टू कहां तक जाएगा? ये जाएगा +1 अपॉन में 156। तो एक सीरीज तो ये आई है। तो प्लस में इसके साथ कौन सी सीरीज आएगी? अभी ये 11 वाली आ जाएगी। तो 11 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1/3 और प्लस में 1 अपॉन में 15 और प्लस में 1 अपॉन में 35 और प्लस में अप टू ये कहां तक जाएगी? ये जाएगी 1 अपॉन में 575। तो अभी इनको अलग अलग सोल्व करके हमें ऐड करना है। अगर इसको हम सोल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 - 1/2 और प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और माइनस में 1/3 और प्लस में 1/3 और माइनस में 1/4। ऐसे ही ये कहां तक जाएगी? ये लास्ट तक जाएगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 12 और माइनस में 1 अपॉन में 13। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं तो अभी ये 1/2 से 1/2 कट होगा, 1/3 से 1/3। ऐसे ही ये लास्ट तक सब कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? एक तो ये 1 बचेगा और एक 1 अपॉन में 13 बचेगा और 7 इधर बाहर था कॉमन। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 × 1 - 1 अपॉन में 13। इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 7 × 12 अपॉन में 13। अभी ये सेकंड सीरीज को सोल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 3। इसको लिख सकते हैं 3 × 5 और इसको लिख सकते हैं 5 × 7। इन दोनों में कितना कितना डिफरेंस है? इसमें 2 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे हर एक जगह 2 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा और एक 2 चला जाएगा अंदर। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा +11/2 और इनटू में ये इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/3 और प्लस में इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन में 3 और माइनस में 1 अपॉन में 5 और प्लस में 1 अपॉन में 5 माइनस में 1 अपॉन में 7 और प्लस में ये अप टू कहां तक जाएगा? प्लस में ये आ जाएगा 1 अपॉन में 23 और माइनस में 1 अपॉन में 25 ब्रैकेट बंद। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/3 से 1/3 कट होगा, 1/5 से 1/5। ऐसे ही करते हुए ये सब कट हो जाएगा और लास्ट में इसमें क्या बचेगा? अंदर ब्रैकेट के 1 - 1 अपॉन में 25। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्लस में 11/2 और इंटू में 1 - 1 अपॉन में 25। अभी इसको अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा प्लस में 11/2 और इंटू में 24 अपॉन में 25।
इसको 2 से कट कर लेते हैं तो ये 12 पे कट होगा। और इधर क्या था, ये था 7 इंटू 12 अपॉन में 13। अभी इसको और इसको हम ऐड करेंगे दोनों को, तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों में से 12 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले बार। तो 12 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 7 अपॉन में 13 और प्लस में इधर क्या बच गया, इधर बच गया 11 अपॉन में 25। अभी इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 25 सते 175 और प्लस में 11 इंटू 13 तो ये आएगा 3 4 और 1 और अपॉन में आ जाएगा 13 इंटू 25। तो 25 दिया 75, 5 7 बचेगा, 25 एकम 25 और 7 32। तो अपॉन में आएगा 325 और इसके इंटू में क्या था, इसके इंटू में था 12। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन में 325 डिनोमिनेटर में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ कि एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 6,656 रुपए है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये हमें 8% रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। अगर परसेंटेज में चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो वो कितना आ जाएगा, 8 + 8 16 और प्लस में 8 इंटू 8 और अपॉन में 100। तो यह आ जाएगा 16.64 और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,656 रुपए। तो हमें क्या निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। सेम रेट है और सेम टाइम है तो वो कितना हो जाएगा 16, मतलब हमें 16 की वैल्यू निकालनी है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी 6656 और इंटू में 16 और अपॉन में ये आ जाएगा 16.64। तो पॉइंट को हटा देते हैं तो उसके नाम का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो अब ये कितने पे कट होगा, अब ये 4 पे कट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा 16 चौक 64, तो ये आ जाएगा 6400 रुपए। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ कि चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपए है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था। तो यहाँ पे कितनी कमी हो रही है 25% की। तो हम 2 फ्रैक्शन लिखेंगे 100 और 25% इसमें से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 75। अभी हमें इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हमें जो परसेंटेज दिया हुआ है वो लिखना है 25 और इंटू में जो हमें रुपए दिए हुए हैं वो लिखने हैं। तो 5400 रुपए दिए हुए हैं तो इंटू में 5400 और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में इसके आ जाएगा चावल की मात्रा। तो यहाँ पे चावल की मात्रा कितनी है 30 किलोग्राम। तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे और इंटू में इसके साथ अभी देखेंगे कि क्या आएगा, या तो 100 आएगा या 75 आएगा। इन दोनों में से एक हमें इधर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है। तो हमसे पूछा है कि चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था। तो ये चावल का मूल्य यहाँ पे कम हो रहा है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ज्यादा था। तो अगर ज्यादा मेरे को लेके आना है तो इधर मेरे को कम से डिवाइड करना पड़ेगा और इन दोनों में से कम कौन सा है, 75 कम है तो 75 से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा इसको अभी सोल्व करके। तो 25 से इसको अगर कट करें तो ये 3 पे कट होगा और ये 0 से 0 कट होगी और ये 9 से 6 पे कट होगा और एक 0 आएगी तो ये इक्वल टू आ जाएगा 60 के। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। हमें एक सीरीज दी हुई है और उसके पहले 20 पदों का योग हमें बताना है क्या है। तो इसमें जो ये हमें दिया हुआ है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, मतलब अप टू 20 टर्म्स तक। तो इसका योग क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1। अभी इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा n स्क्वायर और प्लस में n। तो अभी इधर से हम एक बार स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और एक बार n टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। और एक इसको सोल्व करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला और है, तो वो फॉर्मूला क्या है, वो है n इंटू n प्लस 1 और इंटू में n प्लस 2 और अपॉन में 3। अब n की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें 20 दी हुई है तो इसमें 20 रख देते हैं। तो इसमें 20 रखने के बाद ये क्या आ जाएगा 20 और इंटू में 21 और इंटू में 22 और अपॉन में 3 से इसको कट करेंगे तो ये 7 पे कट होगा। अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 14 दूनी 28, 8 2 बचेगा, 14 दूनी 28 और 2 30 और एक 0 आएगी इसके साथ, तो यह है 3080। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है
जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। इस प्रिज्म का आयतन 648 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म की ऊंचाई क्या होगी? तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई। और जो ये भुजाएं दी हुई हैं, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का? वो हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। और बेस और हाइट क्या है? 9 और 12 है, तो इंटू में 9 इंटू में 12, मतलब आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, तो ये वॉल्यूम आया है प्रिज्म का। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? ये इक्वल दिया हुआ है 6, 4, 8 के। अभी इसको कट कर लेते हैं, तो ये 12 से कट होगा, तो ये 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। अभी 9 से इसको कट कर देते हैं, तो ये 6 पे कट होगा, तो h की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी? h की वैल्यू इधर से आ जाएगी 12 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि रुपए 12,000 की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इसका 15%, तो ये हो जाएगा 12 और 6 18, मतलब 1800 रुपए। हमें 3 साल का निकालना है, तो इंटू में 3 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5400 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ कि ABCD एक चतुर्भुज है। विकर्ण AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। विकर्ण AC पर शीर्ष B तथा D से बनाए गए लंब का योग 10 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो इसमें सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ कि वो कैसे फिगर बनेगी और कैसे हमें उसको लिखना है। तो सबसे पहले मैं एक ABCD एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये A पॉइंट ले लेता हूँ, ये B, ये C और ये D। अभी उसने AC विकर्ण की लंबाई दी हुई है 24 सेंटीमीटर। इसको इसके साथ मिला देते हैं, ये 24 है इसकी जो लेंथ है। अभी हमें दिया हुआ है कि विकर्ण AC पर शीर्ष B तथा D से लंब बनाए गए हैं। यहाँ से एक लंब है इसके ऊपर ये, और यहाँ से एक लंब है, और इन दोनों लंबों की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। अब इन दोनों लंबों की लंबाई H1 और H2 मान लेते हैं। अभी पहले अलग अलग ABC का एरिया और ADC का एरिया निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो चतुर्भुज ABCD का एरिया आ जाएगा। तो ABC का एरिया अगर निकालें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AC, और इंटू में हाइट क्या है? H1, और प्लस में ADC का एरिया अगर निकालें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? AC है, और इंटू में हाइट क्या है? H2 है। तो इसमें से 1/2 AC कॉमन ले अगर, तो अंदर क्या बचेगा? H1 प्लस H2। और H1 प्लस H2 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसमें रख देते हैं, तो यह आ जाएगा हाफ ऑफ AC क्या है? 24 सेंटीमीटर, और इंटू में दोनों लंबों का योग कितना है? 10 सेंटीमीटर, इंटू में 10, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये 12 आएगा। इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 120। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ कि A अकेला एक काम को 11 दिन में कर सकता है। तो इधर लिख लेते हैं A 11 दिन में करता है, B उसी कार्य को 22 दिन में, तो B 22 दिन में करता है, और C उसी कार्य को 33 दिन में कर सकता है, तो C 33 दिन में करेगा। तो अभी टोटल वर्क मान लेते हैं तीनों का एलसीएम, तो 66 एलसीएम आ जाएगा। तो इधर से इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। और अभी हमें क्या दिया हुआ है? वे निम्नलिखित तरीके से काम करते हैं। पहले दिन A और B काम करता है, दूसरे दिन B और C काम करता है, और तीसरे दिन C और A काम करता है। तो तीनों दिनों में A प्लस B प्लस C कितना काम करेंगे? तो वो काम कर देंगे 2 इंटू A प्लस B प्लस C, इतना काम कर देंगे। और इनको ये इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा? इनको 3 दिन लगेंगे। तो अभी A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 दूनी 22, तो 22 काम 3 दिन में करेंगे। तो हमें पूरा काम करवाना है, तो पूरा काम कितना है? 66 है, तो हमें 66 काम करवाना है। ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ कि समीकरण x इक्वल टू a और a नॉट इक्वल टू 0 का ग्राफ डैश है। तो सबसे पहले हम इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, और ये इधर x एक्सिस है। तो ये है x, और ये है x डैश, और ये है y, और ये है y डैश। अभी क्वेश्चन में उसने बोला है a नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a के दिए हुआ है, और x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? y एक्सिस पे होती है। तो अभी a की वैल्यू 0 छोड़ के हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर मैं a की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देता हूँ या नीचे की तरफ बढ़ा देता हूँ, तो इस पूरी लाइन पे x की जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी।
मतलब जो ये लाइन आ जाएगी ये किसके पैरेलल आ जाएगी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। और अगर मान लेते हैं इसमें माइनस भी रखे एक्स की वैल्यू, अगर इसमें मैं -2 रख देता हूं तो इधर 1 और इधर 2, तो ये पूरी की पूरी लाइन ऊपर और नीचे अगर बढ़ा देता हूं तो इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो -2 रहेगी। तो जो ये वाली लाइन आई है ये भी वाई एक्सिस की पैरेलल आई है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डीआई से है और ये इस पेपर का सबसे लेंथी और सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, नीचे 2 लाइन चार्ट दिए गए हैं। लाइन चार्ट 1 5 वर्षों के लिए 2 कंपनियों ए और बी में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात दर्शाता है। मतलब जो ये चार्ट है लाइन चार्ट 1, इसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है कंपनी ए और बी में। और हमें क्या दिया हुआ, लाइन चार्ट 2 5 वर्षों के लिए पुरुषों की कुल संख्या कंपनी ए और बी दोनों के लिए और महिलाओं की कुल संख्या कंपनियां ए और बी दोनों को दर्शाता है। मतलब जो ये लाइन चार्ट 2 है, ये जो संख्या हमें दी हुई है, जो ये है ये मेल वाली संख्या है और ये फीमेल वाली संख्या है और ये कंपनी ए और बी दोनों में मिला के है। तो अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा Y1 में कंपनी बी के पुरुषों की संख्या का, Y3 और Y5 में कंपनी ए की महिलाओं की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो हमें Y1 देखना है एक तो, और हमें क्या देखना है Y3 और Y5, और यहाँ पे भी हमें Y1, Y3 और Y5 देखना है। तो अभी हमें इधर Y1 में क्या देखना है, कंपनी बी के पुरुषों की संख्या का। तो इधर मेरे को पुरुषों की संख्या निकालनी है कंपनी बी में। तो ये क्या है, इधर ये वाला जो है ये कंपनी ए है और जो ये इधर है ये कंपनी बी है। और इसमें क्या दिया हुआ है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पे भी ये मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11/10, और इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9/10। इसको हम मान लेते हैं A1 11A1 और 10A1, और इसको हम मान लेते हैं 9A2 और 10A2। अभी मेरे को इधर से 9A2 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मेरे को कंपनी बी के पुरुषों की संख्या निकालनी है और उसमें जो बी में पुरुषों की संख्या है वो 9A2 है। तो इधर से अगर 9A2 की वैल्यू निकालें तो 2 इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन इधर से लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 11A1 और प्लस में 9A2, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुषों की संख्या। यहाँ पे कितनी है पुरुषों की संख्या Y1 में, ये है 21,100। तो इधर 21,100 लिख लेते हैं। अभी Y1 में महिलाओं की संख्या देख लेते हैं तो वो कितनी है 10A1 और प्लस में 10A2, और वो इक्वल टू हमें दी हुई है 20,600 के इक्वल। तो इधर 20,600 लिख लेते हैं। तो अभी ये 0 से 0 कट कर देते हैं यहाँ पे हर जगह से। अभी मेरे को इसमें क्या निकालना है, अभी मेरे को इधर से 9A2 की वैल्यू निकालनी है। मतलब मेरे को यहाँ से A2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब A1 को मेरे को इधर से हटाना है। तो इसको मैं पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 11A1 और प्लस में 11A2, ये इक्वल टू हो जाएगा 0, 11×6 = 66 और 11 दूनी 22। अभी इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 11A1 और प्लस में 9A2 और इक्वल टू ये आ जाएगा 21,100। अभी इसको सोल्व करें, इसमें से माइनस कर देते हैं, माइनस इधर आएगा, माइनस इधर और माइनस इधर, तो ये इससे कट जाएगा। तो अभी इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2A2 इक्वल टू, और ये इधर आ जाएगा 0, 6, 5 और 1। A2 की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, A2 की वैल्यू इधर से आ जाएगी 7, 8 और 0। मतलब A2 की वैल्यू मेरी ये इधर से ये आई है, तो मेरे को 9A2 की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से मैं इसके साथ 9 मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो ये 9A2 की वैल्यू आई है 780 × 9। तो अभी मेरे को Y3 में महिलाओं की संख्या निकालनी है कंपनी ए में। तो Y3 कहाँ पे है, ये इधर है। तो ये इधर क्या है, ये मेल और फीमेल का रेशियो है कंपनी ए में। तो इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8/10। और ये इधर क्या है, ये कंपनी बी में मेल और फीमेल का रेशियो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 135 और अपॉन में 100। तो इसमें भी एक 0 ऊपर लगा देते हैं, एक 0 नीचे लगा देते हैं। अभी इसको मान लेते हैं 80B1 और 100B1, और इसको मान लेते हैं 135B2 और 100B2। अभी मेरे को इधर से निकालना है Y3 में कंपनी ए की महिलाओं की कुल संख्या। तो कंपनी ये इधर है और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है 100B1। तो मेरे को 100B1 की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से भी 2 इक्वेशन बनेंगी।
तो वो कौन कौन सी बनेंगी? एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी 80B1 और प्लस में ये आ जाएगा 135B2 और ये इक्वल टू इधर से आ जाएगा Y3 में पुरुषों की संख्या कितनी है? ये है 18025। तो 18025 इधर लिख लेते हैं। और अभी इधर से महिलाओं की संख्या अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 100B1 और प्लस में 100B2। ये इक्वल टू किसके है? ये इक्वल टू है 16,000 के। तो इक्वल टू 16,000 लिख देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे हर जगह से। अभी इसको 5 से कट कर लेते हैं तो इधर 16 आएगा, इधर 27 आएगा और इसको कट करेंगे तो ये आएगा 5 3 15, 5 6 30, 0 और 5। अभी इधर से मेरे को 100B1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब B2 को मेरे को इधर से कट करना है। तो इसको मैं 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा? यह आएगा 27B1 और प्लस में 27B2 और इक्वल टू में ये आ जाएगा 0। 16 7 112, 2 11 बचेगा, 16 दूनी 32 और 1 33 और 10 43। यह है 4320। अभी इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 16B1 और प्लस में 27B2 और ये इक्वल टू आ जाएगा इधर से 3605 के। और इसको माइनस कर देते हैं 20 में से तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस और इधर माइनस, इससे ये कट हो जाएगा आपस में। तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 11B1 और ये इक्वल टू आ जाएगा इधर से 5 1 13 में से 6 गया 7। अभी इसको इससे कट करें 11 से तो ये क्या आ जाएगा? 11 6 66 और 11 5 55। मतलब इधर से जो B1 की वैल्यू आई है वो आई है 65 के इक्वल। और 100B1 की वैल्यू निकालनी थी तो वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी इधर से 6500 के इक्वल। तो अभी ये Y3 में कंपनी ए की महिलाओं की संख्या आई है। तो अभी मेरे को Y5 में कंपनी ए में महिलाओं की संख्या और निकालनी है। तो इधर से अभी इसको देखें तो ये Y5 है और ये इधर क्या है? ये कंपनी ए में मेल और फीमेल का रेशियो है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 14/10। और ये बी का रेशियो है, इसको हम लिख सकते हैं 85 और अपॉन में 100। अभी इसके साथ एक जीरो लगा देता हूं ऊपर और नीचे भी एक जीरो लगा देता हूं। अभी इसको इधर हम लिख लेते हैं 140C1 और 100C1 और इसको लिख लेते हैं 85C2 और 100C2। अभी मेरे को निकालना है Y5 में कंपनी ए की महिलाओं की संख्या। तो कंपनी ए इधर है और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 100C1। तो मेरे को 100C1 की वैल्यू निकालनी है। तो इधर से फिर 2 इक्वेशन बनेंगी और वो इक्वेशन कौन कौन सी होंगी? एक इक्वेशन होगी 140C1 और प्लस में 85C2 और ये इक्वल हमें दिया हुआ है 13,550 के इक्वल। तो 13,550 लिख देते हैं इधर। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन बनेगी 100C1 और प्लस में 100C2 और ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 11,800 के इक्वल, जो ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसको लिख लेते हैं 11,800। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं इधर और इधर भी कट कर देते हैं। अभी इसको 5 से कट कर लेते हैं तो इधर कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे और इधर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 1 5 और 0। अब इधर से मेरे को 100C1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब C2 को मेरे को कट करना है। तो इस पूरी इक्वेशन को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 17C1 और प्लस में 17C2 और ये इक्वल टू आ जाएगा 17 8 136, 6 13 बचेगा, 17 1 17 और 13 30, 0 आ जाएगी इधर, 3 बचेगा, 17 1 17 और 3 20। तो ये आ जाएगा 2006 के इक्वल। अभी इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आएगा और इधर माइनस आएगा। तो अभी इससे ये कट हो जाएगा। अभी 28 में से 17 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 11C1 और ये इक्वल टू किसके बचेगा? अभी 10 में से 6 गया तो इधर 4 आ जाएगा और इधर आएगी 0। अभी 27 में से 20 जाएगा तो 7 आएगा। तो C1 की वैल्यू इधर से क्या आई है? तो 11 6 66 और 11 चौक 44। तो C1 की वैल्यू इधर से आई है 64 और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 100C1 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6400 के इक्वल। अभी मेरे को अनुपात निकालना है 9:2 और रेशियो ये आ जाएगा 100B1 और प्लस में 100C1। तो इधर जो ये मैंने वैल्यू निकाली थी इधर 9:2, ये कितना है? ये इधर से 780 और इंटू में 9 और इधर रेशियो आ जाएगा 100 कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इंटू में ये क्या आ जाएगा? B1 प्लस C1। B1 की वैल्यू कितनी थी? 65 और C1 की वैल्यू थी 64। दोनों को अगर ऐड करें तो 64 दूनी 128 और एक ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 129। अभी इसको 3 से कट कर लेते हैं
तो 3 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 18 और 0। 3 से इसको कट करेंगे तो 3 चौक 12, 3 तिया 9। अभी इसको 2 से कट कर लेते हैं तो ये 0 से 0 कट हो जाएगी। 2 से इसको कट करेंगे तो इधर 13 आएगा और 2 से इसको कट करेंगे तो इधर 5 आएगा। अभी 13 इंटू 9 कितना होगा, 13 निम्मा 117 और अनुपात ये हो जाएगा 5 तिया 15 का 5, 1 5 चौक 20 और 1 21। तो यह है इधर से 117 अनुपात 215। एक बार इसको देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4, 117 अनुपात 215। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ कि वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 रुपए है तो ए तथा बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या है। ए का जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम ए मान लेते हैं और बी का जो कॉस्ट प्राइस है उसको बी मान लेते हैं। अभी इसको 28% के लाभ पर बेच दिया तो इंटू में 128% लिख लेते हैं इसको, और बी को 24% की हानि पर बेच दिया इंटू में 76%। और ये दोनों के विक्रय मूल्य आ गए अभी इधर, और उसने बोला कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट होगा अभी इधर से। अभी इसको 4 से कट करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 4 से इसको कट करेंगे तो ये 19 आएगा। अभी इधर से ए और बी के जो कॉस्ट प्राइस हैं उनका रेशियो आ जाएगा। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 19 और बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा 32। और ये रेशियो आया है ए और बी के कॉस्ट प्राइस का। अभी इधर से अगर ऑप्शन में हम देखें तो ये रेशियो कौन से ऑप्शन में है, तो ये रेशियो है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हो जाएगा 19,000 और ये हो जाएगा 32,000। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट 6 कंपनियों ए बी सी डी ई और एफ के टायरों की संख्या को दर्शाता है। किसी विशिष्ट कंपनी के टायरों की संख्या को इन 6 कंपनियों के टायरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कंपनी एफ तथा कंपनी ए के वृत्तखंडों द्वारा निर्मित केंद्रीय कोणों का योग क्या है। तो एफ इधर है और ए इधर है। अगर इन दोनों के परसेंटेज को ऐड करें तो 28 और 12 40%, और 40% को हम क्या लिख सकते हैं 2/5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/10। और पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो इंटू में 360 डिग्री। तो 0 से 0 कट होगी। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, तो ये आ जाएगा 144 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ कि एक ठोस बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट दी हुई है मेरे को बेलन की 35 सेंटीमीटर। इसके आधार की परिधि इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार की परिधि क्या होगी 2πr और माइनस में r, ये इक्वल टू हमें दिया हुआ है 37 के। तो r इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा 2π मतलब 44/7, और इधर बचेगा -1 और इक्वल टू 37। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा r इंटू ये आ जाएगा 37/7 और इक्वल टू ये आ जाएगा 37 के। तो 37 से 37 कट होगा तो r की वैल्यू इधर से आ जाएगी 7 के इक्वल। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में r की वैल्यू है 7 × 7 और इंटू में हाइट हमें दी हुई है 35 के इक्वल। तो 7 से 7 को कट कर लेते हैं। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 11 × 7 इंटू में 70। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लास्ट में क्या आएगा 0 और ये आ जाएगा 7 7 49 और 9 आएगा इधर। तो अभी अगर अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में 0 और 9 कौन से ऑप्शन में है, तो ये एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5390 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीकेंट a माइनस cos a के बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 में cos a और माइनस में cos a। अगर एलसीएम cos a ले लेते हैं तो इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a और अपॉन में cos a। और 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन स्क्वायर a के इक्वल और अपॉन में cos a। तो एक साइन a अपॉन में cos a क्या बन जाएगा tan a बन जाएगा, और इंटू में एक साइन a बचेगा इसके साथ। तो इसकी वैल्यू आई है tan a इंटू
साइन ए के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18% को हम लिख सकते हैं 9/50। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा लॉस है। तो इधर से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो इधर से हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 50x और जो सेलिंग प्राइस है उसको मान लेते हैं हम 41x। तो अभी उसने क्या बोला है, यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे। तो इसको अगर हम 30% घटाएंगे तो इसका 30% कितना होगा, 15। इसमें से 15 माइनस करेंगे तो यह आएगा 35x। तो 20% का लाभ होता है। तो इसका 20% कितना होगा, 7x। तो इसमें अगर मैं 7x ऐड कर देता हूं तो यह आएगा 42x। तो एक प्राइस ये है और एक ये है, और जो ये वाला प्राइस है ये 144 बढ़ने के बाद है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है x, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 144 के इक्वल। तो हमें निकालना क्या है, मूल विक्रय मूल्य कितना है। तो हमें 41x की वैल्यू निकालनी है। तो इनटू में 41 कर देते हैं। तो इसको 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर 40 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 4 चौक 16, 6, 14 चौक 56 और 1 57। तो यह आएगा 5760 और इसमें 144 ऐड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इधर 0, 7 और 1 8 और 1 9, इधर 5। तो यह है 5904 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 एसएससी ने रॉन्ग दिया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है पहले ही। इसका आंसर आया था 36√3। अगर आपको ये क्वेश्चन देखना है तो रॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो में जाके इसको देख लेना। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि ABCDEF एक समषटभुज है, मतलब रेगुलर हेक्सागन है। तो सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं इधर, जिसकी 6 भुजाएं होंगी। इधर इसको मिला देते हैं, इधर इसको मिला देते हैं। ये पॉइंट A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये F पॉइंट है। अभी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि षटभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है। तो ये 36 है, ये इधर 36 है और इधर 36 है, मतलब जो सारी की सारी भुजाएं वो 36 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है। तो इधर से इसको अगर मिला दें तो इधर ये ट्राइंगल बनेगी ABC। और समषटभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है, जो आंतरिक कोण होता है। मतलब जो ये एंगल है ये 120 डिग्री के इक्वल है। अभी इस ट्राइंगल में मेरे को 2 भुजाएं पता चल गई और उनके बीच का एंगल पता चल गया। तो इधर से मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 और इंटू में 36 इंटू 36 और इंटू में साइन 120 डिग्री। तो इधर से साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं चेंज करके cos 30 डिग्री। अभी cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और ये साथ में क्या था, अभी इसके साथ में था 1/2 और इंटू में 36 इंटू 36। अभी ये 4 से 9 पे कट हो जाएगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 6 54 4, 5 बचेगा, 9 3 27 और 5 32। यह है 324√3 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ कि A एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है। तो मतलब A पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 36 डेज में करेगा। और B उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। तो B पूरा काम कितने दिन में करेगा, 42 डेज में करेगा। साथ में मिलकर कार्य करते हुए A तथा B पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अभी इधर से टोटल वर्क मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6 इंटू 6 और इंटू में 7। तो इधर से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 7 और इसकी एफिशिएंसी इधर से आ जाएगी 6। तो ये पूरा काम अगर करेंगे तो अपॉन में इधर 13 कर देते हैं। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 36 इंटू में 7, 7 6 42, 2 4 बचेगा, 7 21 और 4 25। तो यह है 252 अपॉन में 30। तो इतने दिन में A और B मिलके पूरे काम को कर देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ कि राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है। तो उसकी आय को हम 100 मान लेते हैं। तो यातायात पे खर्च करता है और एक भोजन पे खर्च करता है। तो इधर यातायात लिख लेते हैं और इधर भोजन लिख लेते हैं। तो इधर कितना खर्च करता है, 10%, तो इधर 10 आएगा। और ये 20%, तो इधर
20 आएगा, तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 30। तो टोटल अभी 100 था, तो कितना बच गया 70 बच गया। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, तो इसका 30% खर्च करता है, मतलब इंटू 30%, तो ये कितना आ जाएगा 21। और ये खर्च करता है कपड़ों पर। और नेक्स्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है अपनी शेष आय को वह बचा लेता है, तो इधर से शेष आय कितनी बच जाएगी 30 और 21, इतना तो खर्चा कर दिया, तो मतलब टोटल 51 खर्चा हो गया। तो बचा कितना 100 में से 51 माइनस करेंगे तो 49 बचा। उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि उसकी बचत 26,460 रुपए है, तो मतलब 49 की वैल्यू है 26,460 के इक्वल। तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना होगा, तो भोजन पे कितना हुआ 20 और कपड़ों पे कितना हुआ 21। तो अभी इधर से मेरे को 41 की वैल्यू निकालनी है, तो 41 की वैल्यू हो जाएगी 26,460 और इंटू में 41 और अपॉन में 49। अभी इसको 7 से कट कर लेते हैं, तो 7 7 49, 7 से इसको कट करेंगे तो 7 या 21, 5 बचेगा 54, 7 7 49, तो ये 5 बचेगा 7 8 56 और इधर 0 आएगी। 7 से इसको फिर कट करेंगे तो आएगा 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 0। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 540 इंटू 41, तो इधर एक तो 0 आएगी। अभी 54 और 41 की अगर मल्टीप्लाई करें तो इधर 04 और इधर आएगा 20, तो ये 4 चौक 16 और 5 21, इसमें ऐड कर देते हैं 4 1 2 और 2, तो ये आ जाएगा 2214। तो टोटल मिला के आया है 22,140 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है और ए बी इज इक्वल टू 5 है, तो a क्यूब जमा बी क्यूब का मान क्या होगा। तो इधर से देखने से ही पता चल रहा है कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है, इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अभी a क्यूब जमा बी क्यूब निकालना है, तो 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, दोनों का ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 126 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है, तो इधर 20% लिख लेते हैं अम्ल है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अगर पानी मिलाएंगे तो उसमें अम्ल कितना होगा 0% होगा, तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है, तो 15% को बीच में लिख लेते हैं और इसमें भी एलिगेशन लगा देते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है। एलिगेशन इसमें अगर लगाएंगे तो इधर 15 में से 0 जाएगी तो 15 बचेगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा। अब इसको कट करें तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 1, तो 3:1 आया है। जो 1 की वैल्यू है वो है 10 के इक्वल, मतलब इसका 10 टाइम्स। तो इसका 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, इसका 10 टाइम्स हो जाएगा 30, मतलब जो प्रारंभिक घोल की मात्रा थी वो थी 30 लीटर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर समान छोटे छोटे ठोस गोले बनाए गए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस प्रकार प्राप्त छोटे ठोस गोलों की संख्या कितनी है। तो इसमें हमें वॉल्यूम को कंपेयर करना है, तो बड़े गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 42 इंटू 42 इंटू 42, और हम मान लेते हैं कि जो गोलों की संख्या है वो n है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई और आर क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अभी इसको अगर सोल्व करें तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो जाएगा, 7 से इसको कट करेंगे तो ये 6 पे कट होगा, ऐसे ये 6 पे और इधर से ये 6 पे, तो ये भी कट हो जाएंगे। तो n की वैल्यू इधर से कितनी आ जाएगी 6 का क्यूब मतलब 216। तो गोलों की संख्या कितनी आ गई, n इक्वल टू आया है 216 के। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि एक बेलन की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, तो h इक्वल टू हमें दिया हुआ 45। यदि इसके आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, मतलब 2 पाई r इक्वल टू हमें दिया हुआ है 132 के, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब बेलन का लेटरल सरफेस एरिया मेरे से पूछा है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई है और एच की वैल्यू दी हुई है, तो इनको मल्टीप्लाई करना आपस में इन दोनों को। तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे 66 और इंटू में 2 इधर से निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू में 90 और इक्वल टू ये आ जाएगा 0, 9 6 54 4, 5 बचेगा 9 6 54, 54 और 5 59, तो यह है
40 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ कि नीचे दिया गया पाई चार्ट 6 विभागों में पुरुषों की संख्या को दर्शाता है। किसी विशिष्ट विभाग में पुरुषों की संख्या को सभी 6 विभागों में पुरुषों की कुल संख्या के संदर्भ में अंश के रूप में दर्शाया गया है। विभाग एस में पुरुषों की संख्या 1080 है। तो एस कहाँ पे है, एस इधर है, ये है 54 डिग्री। मतलब जो 54 डिग्री की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें दी हुई है 1080 के इक्वल। तो इसको अगर कट करें तो इधर से 1 डिग्री की वैल्यू हम निकालेंगे। ये 54 से 2 पे कट होगा और इधर 0 आएगी, मतलब 1 डिग्री की वैल्यू इधर से आई है 20 के इक्वल। तो अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है जे प्लस के का मान क्या है, और जे क्या है, टी तथा पी में पुरुषों की कुल संख्या। तो टी इधर है और पी इधर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। और के क्या है, के है पी तथा क्यू में पुरुषों की संख्या के मध्य अंतर। तो पी इधर है और क्यू इधर है, तो इनका डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 60 डिग्री के इक्वल। इन दोनों को अगर ऐड करें तो ऐड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 20, तो इंटू 20 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3600 के इक्वल। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए आज के इस वीडियो के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।